हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं अब एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर फान बैठा राइटिंग कर रहा था, लेकिन वो आज राइटिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कभी वो विंड की तारीफ करता है तो कभी वेदर की। मिस जिया गुस्से से कहती है, तुम्हारे पास आज कुछ राइटिंग करने को नहीं है? सारा दिन तुमने ऐसे ही गुजार दिया। जिस पे फान कहता है, हाँ आज मेरा राइटिंग करने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। जिया फिर से कहती है, तुम्हें एक शेड्यूल बना लेना चाहिए और अपना हर टास्क तुम्हें एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना चाहिए। जिस पे फान कहता है, ओ सियाणी, पीछे मुड़ो, स्ट्रेट जाओ, जहाँ तुम्हें बाहर का रास्ता दिख जाएगा। मेरे आस पास मंडलाना बंद करो। जब मेरा राइटिंग करने का दिल होगा तो मैं खुद ही कर लूंगा। मैं एक फ्री सोल हूँ, कोई कैद किया हुआ जानवर नहीं हूँ। और ये तुम अपने ऑफिस के फार्मूले मुझ पे अप्लाई करना बंद कर दो। जिया को तो बहुत गुस्सा आया, आखिर वो उसके असिस्टेंट है, उसका तो काम है फान को मोटिवेट करना। लेकिन खैर वो फिर भी उसके पास से हट जाती है। इसके साथ ही मिस्टर ली वहाँ से गुजरता है और फान से पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए लव लाइन इतना बहुत मुश्किल हो गया है। जिया दौड़ते हुए फान के पास आई और एक्साइटमेंट में कहने लगी, तुम लव स्टोरी लिख रहे हो? फान लैपटॉप बंद करके उसको घूरने लग गया, जैसे वो कहना चाहता हो, तुम फिर से यहाँ आ गई। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर फान ब्लैंकेट ओढ़कर मोबाइल यूज कर रहा था। जिया ब्लैंकेट हटाते हुए कहती है, मुझे पता है तुम आज क्यों नहीं लिख पा रहे। फान कहता है, क्या बदतमीजी है ये, तुमने सिर्फ ये कहने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया? कान खोल के सुन लो तुम, ऐसा नहीं है कि मैं लिख नहीं सकता, मेरा आज राइटिंग करने को दिल ही नहीं कर रहा। जिया स्माइली फेस के साथ कहने लगी, तुम्हारी असिस्टेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे कैरियर के बारे में सोचूं। तो तुम आज राइटिंग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हारा लव का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। वो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब मैं सिटी में था तो। जिया यहाँ उसकी बात काटते हुए कहती है, उफ तुम तो चुप करो, तुम्हारी सिटी की स्टोरी कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। लोग दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी पसंद करते हैं, जैसे हीर रांझा की। और फिर हीर रांझा की कहानी सुनाते हुए जिया उसमें डूब जाती है। इसके साथ साथ वो खुद को और फान को इमेजिन करने लगी। फान, तुम क्यों नहीं समझते हो, इस जन्म में हमारा मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अगले जन्म में मिलेंगे। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। फान उसके पास आकर कहता है, तुमने ये आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? और अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहता। जिया कहने लगी, उफ बुद्धू, तुमने इमोशनल होकर मुझे रोकना होगा। ऐसा ही तो होता है कहानियों में। जब फीमेल कहती है कि वो कुएं में जंप करने लगी है तो मेल उसको रोकता है, उसको जंप नहीं करने देता और उसको पकड़ के फिर वो दोनों एक दूसरे की आईज में देखते हैं। ये कहते ही जिया जंप करके नीचे गिर गई थी और गुस्से से फान को घूरने लगी। एक्चुअली फान ने उसको जंप करने से नहीं रोका, लेकिन वो कहता है, ओ मिस, ये अजीबो गरीब सा रोमांस सिर्फ कहानियों में होता है, रियलिटी में अगर मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ ही नीचे गिर जाऊंगा। जिसपे जिया कहती है, अगर हम दोनों साथ भी गिरेंगे तो ये तो और भी रोमांटिक होगा और लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। फान बोला, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमने बहुत अजीबो गरीब नॉवेल्स पढ़े हैं, क्या तुम कुछ ऐसा नहीं बता सकती जो मुझे समझ तो आए? जिया थोड़ी देर के लिए सोचने लगी और फिर एक स्कूल की लव स्टोरी बताती है। वो खुद को फान के साथ बाईसाइकिल पे इमेजिन कर रही थी और रोमांटिक वे में अपना हैंड उसके अराउंड रखती है। फान साइकिल रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे गुदगुदी करने वाली थी? तुम्हें पता भी है मुझे कितना डर लगता है गुदगुदी से। जिया उसको खूनख्वार नजरों से घूरने लगी क्योंकि वो हर बार ही एक रोमांटिक स्टोरी को कॉमेडी बना देता है। अच्छा तो तुम ही बता दो, तुम्हारे ख्याल में किस तरह की लव स्टोरीज होनी चाहिए? फान जिया के करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो लम्हा जब मैंने तुम्हें पहली नजर देखा था। सब कुछ थम गया था, हवाएं स्लो मोशन में चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी बदल देगी। मैं नहीं जानता मैंने तुम्हें कैसे क्यों जाने दिया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि खुदा मुझ पर मेहरबान है, इसलिए एक बार फिर तुमसे मिला दिया। ये कहते हुए फान उसके बहुत करीब आ गया था और एकदम से स्माइल करते हुए कहता है, मेरे ख्याल में इस तरह की लव स्टोरीज होनी चाहिए। लेकिन मिस जिया बहुत नर्वस हो गई थी। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना चाहिए, और वहाँ से चली गई। जिया फान की बातों को बुला नहीं पा रही थी। वो रूम में बैठ के स्टिल फान की बातों को सोचकर मुस्कुराती है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम मिस जिया और फान को ब्रेकफास्ट के टेबल पे देखते हैं। मिस्टर ली फान के लिप्स वाइप करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे नोवेल का सीन है? यानी कि ये एक रोमांटिक सीन है जो कि लव स्टोरीज में ही होता है। फान उसकी तरफ देखकर कहने लगा, तुम में मैनर्स नहीं है, तुम एक टेबल क्लॉथ से मेरे लिप्स वाइप कर रहे हो। मिस्टर ली और जिया दोनों ही उस पर हंसने लगे। फिर मिस्टर ली पूछता है, क्या तुम दोनों आज फ्री हो? एक्चुअली मैं ये टोमेटो सॉस की बोतल विलेज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था और मुझे इसमें तुम दोनों की हेल्प चाहिए। जिस पे जिया कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज फान ने उसका नॉवल कंप्लीट करना है, तभी उसको उसकी सैलरी मिल सकेगी और वो मुझे भी मेरी सैलरी दे पाएगा। फान आहे भरता है और जिया पे तंज करते हुए कहता है, मतलब की दुनिया है दोस्त, हर कोई अपने फायदे के लिए आता है और अपने फायदे के लिए ही जाता है। मिस्टर ली कहने लगा, तो इसका मतलब कि आज मैं मैडम वैन को विजिट नहीं कर सकूंगा।
जिसपे जिया पूछती है मैडम वैन। मिस्टर ली बताता है आज उनके हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए सभी विलेजर्स उसको विजिट करेंगे। मैडम वैन यहाँ अकेली रहती है, उनके बच्चे भी सिटी में शिफ्ट हो गए थे। हालांकि उनका यहाँ नया घर भी है, लेकिन वो फिर भी अपने पुराने घर को नहीं छोड़ना चाहती। जिया मिस्टर ली को देखते हुए एक्साइटमेंट से कहती है इसका मतलब कि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। मिस्टर फान, देख लिया तुमने, जहाँ प्यार होता है वहाँ एक साथ रहना जरूरी नहीं होता। उसके हस्बैंड को गुजरे हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन वो अभी भी अपने ओल्ड हाउस में रहती है। मिस्टर ली, हम मैडम वैन को विजिट करेंगे, आप ये सब हम पे छोड़ दो। इसके साथ ही वो फान का हाथ पकड़ के उसको साथ ले गई थी। अगले सीन में हम उन दोनों को मैडम वैन के पास देखते हैं, जो काफी अकड़ू आंटी लग रही थी। जिया डरते हुए कहती है ये एक नोवेलिस्ट है और ये आपके और आपके हस्बैंड की लव स्टोरी पे एक नोवेल लिखना चाहता है। जिसपे मैडम वैन कहने लगी इससे मुझे क्या फायदा होगा। फान बोला मेरा बजट बहुत लिमिटेड है। इसके साथ ही जिया कहती है इनके पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन आप जो कहेंगी फान करने को तैयार है। इधर फान जिया को घूरने लगा, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैडम वैन कोऑपरेटिव लेडी बिल्कुल भी नहीं है और वो स्टोरी के बदले उन दोनों से अपना काम करवाने लगी। फान ना चाहते हुए भी जिया की बात मानता है और उस लेडी के बताए हुए सारे काम करता है। उसने पहले ऐसे तखा देने वाले काम कभी नहीं किए थे। जिया उसका हार्ड वर्क देखकर काफी इम्प्रेस लग रही थी। मैडम वैन की लव स्टोरी जानने के लिए तो इन बेचारों को बहुत पापड़ बेलने पड़े। कभी तेज धूप में लकड़ियों से खाना बनाना, तो कभी तेज बारिश में पोल उठाना। लेकिन मजाल है जो उन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में एक लफ्ज भी बताया हो। जिया बहुत ही चालाकी से मैडम वैन से उनकी कहानी उगलवाने के लिए पूछती है आपका हस्बैंड कैसा इंसान था, क्या आपको उनके साथ गुजारे हुए रोमांटिक मोमेंट्स याद है। जिसपे वो बताने लगी वो बुड्ढा बहुत बुजदिल इंसान था, उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं। कुछ पिक्चर्स भी दिखाती है जिसमें वो अपने हस्बैंड से लड़ रही थी। इसके साथ ही कहती है कि अगर वो अभी होता तो मैं उसका खून पी जाती। मिस जिया और फान तो ये सुनकर बहुत ही हैरान हो गए। जिया उनकी बात काटते हुए कहती है बहुत रात हो गई है, हमें अब चलना चाहिए, और भागते हुए वहाँ से निकल गए। यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली पर आता है। फान कहता है मुझे लगता है कि मैडम वैन की कोई लव स्टोरी नहीं है, वो सिर्फ हमें उल्लू बना रही है ताकि वो हमसे काम ले सके। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत हम्बल खातून है। मिस जिया भी फान को पॉजिटिव रहने को बोलती है। दूसरी तरफ टीवी पर एक न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर एक बच्चे की वीडियो दिखाते हुए बताती है कि किस तरह उसकी टीचर ने उसको पनिश किया। जिया कहने लगी कितनी अजीब बात है, आज के दौर में भी इस तरह की टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि इस न्यूज को अपने मेमोरी में स्टोर कर लें, क्योंकि ये आगे बहुत बड़ा धमाल करने वाली है। मिस्टर ली जिया के सामने एक केक रखता है जिसपे हैप्पी बर्थडे लिखा था। जिया मुस्कुराते हुए कहती है लेकिन आज तो मेरी बर्थडे नहीं है। मिस्टर ली कहने लगा लेकिन मैंने तुम्हारी आईडी में देखा था और उसपे आज की डेट ही मेंशन थी, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। जिया उदास होकर कहने लगी आपसे कोई गलती नहीं हुई, मेरी मॉम ने डैड से डाइवोर्स के बाद आईडी पे मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि मेरी जिंदगी अब एक नए सिरे से स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम दोनों को फिर से मैडम वैन के लिए काम करते हुए देखते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं जो वो बता सके। मैडम वैन उनसे कह रही थी कि कल तुम दोनों टाइम से आ जाना, क्योंकि मैं अपने नए घर शिफ्ट करूंगी और तुम दोनों ने मेरी हेल्प करनी है। फान तो गुस्से में गोल रहा था और जिया को कहता है मिस जिया लुक एट माई हैंड्स, ये टाइपिंग के लिए है, पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे मजदूरों की तरह काम करवा रही हो। जिया कहती है ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही थी, क्या तुम्हें एक मेमोरेबल लव स्टोरी नहीं चाहिए। वो कहने लगा तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिस, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। जिया डरते हुए फिर से पूछती है क्या तुम कल मैडम वैन के पास नहीं जाओगे। फान उसको हाथ के इशारे से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। जिया जाते जाते भी कुछ कहने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती फान कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो, मैं जाऊंगा कल तुम्हारे साथ। ये सुनते ही मिस जिया के फेस पे स्माइल आ गई थी और वो गुड नाइट कह के चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर फान भी मुस्कुराने लगा। सुबह होते ही दोनों मैडम वैन के पास पहुंच गए थे और उनका इतना ढेर सारा सामान देख के तो इनके होश ही उड़ गए। अब उन दोनों की जान में जान डालने के लिए और मैडम वैन की हेल्प करने के लिए वहाँ सारे विलेजर्स आ गए थे। वो सभी लोग उनके घर का सामान लेकर शिफ्ट कर देते हैं। मैडम वैन सबके साथ साथ जिया और फान का भी शुक्रिया अदा करती है, जिसपे जिया मुस्कुराते हुए कहती है अगर आपको आगे भी किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना। ये देख के मैडम वैन भी मुस्कुराने लगी। जिया को अभी भी उनके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि मैडम वैन वहाँ अकेली रहती है। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर ली उन दोनों के लिए फिर से केक पेश करता है, जिसपे जिया कहती है मिस्टर ली मेरी बर्थडे आज भी नहीं है। मिस्टर ली मुस्कुरा के बोला हाँ मैं जानता हूँ, आज मंथ की फर्स्ट सैटरडे है जिसपे विलेज की सभी फैमिलीज एक साथ बैठकर खाते हैं। ये सुनते ही जिया को मैडम वैन का ख्याल आता है और वो बोलने लगी क्या मैडम वैन आज भी अकेली ही होंगी। जिसपे मिस्टर ली बताता है हाँ ऐसा ही है, उनके बच्चे शहर रहते हैं जो हर मंथ नहीं आ सकते। जिया को मैडम वैन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहने लगी मुझे उनके पास जाना चाहिए,
मिस्टर ली उसको एक बॉक्स देते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम उनके पास जाने की जिद करोगी, इसलिए मैंने इस बॉक्स में केक पैक किया है, तुम ये भी साथ लेके जाना। जिया बॉक्स लेके वहाँ से चली गई थी। मिस्टर ली फान को भी जाने का कहता है, जिसपे वो कहता है, नहीं मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मिस्टर ली उसको फिर से कहता है, अगर तुम नहीं गए तो हो सकता है तुम अपने नॉवल के लिए मटेरियल मिस कर दो। अब फान को भी जिया के पीछे मैडम वैन के यहाँ जाना पड़ा। मैडम वैन उन दोनों को देख के काफी खुश हो गई थी। उनका बिहेवियर अब इन दोनों के साथ काफी नाइस है। खाने के साथ साथ मैडम वैन उनको अपने हाथों से बनाया हुआ वाइन भी ऑफर करती है, जो कि काफी टाइम से बना हुआ लग रहा था। उसमें अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, इसलिए जिया और फान दोनों ही पीने से रिफ्यूज कर देते हैं। मैडम वैन ने काफी ड्रिंक कर लिया था और वो इमोशनल होकर मिस जिया से अपने हस्बैंड के साथ गुजारे हुए लम्हे शेयर करने लगी थी। जिया और फान भी काफी ड्रंक थे। रास्ते में गिरते संभलते आखिरकार वो रेस्टोरेंट पहुंच ही गए। फान नशे की हालत में कहने लगा, मैं जानता था कि उनके बीच लव स्टोरी है, क्योंकि मैडम वैन हमेशा अपने साथ एक एम्प्टी स्टूल रखती थी और वो पोल पे जो रोब लगा हुआ था वो भी मैडम वैन के साइज का नहीं था, वो जरूर उनके हस्बैंड के साइज का था। उनका हस्बैंड एक कारपेंटर था और उनको गुजरे हुए तो कितने साल हो गए, फिर भी उनके टूल्स पे कोई डस्ट नहीं था। मैडम वैन ने उनकी चीजें बहुत संभाल के रखी है। मिस जिया कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि उनके बीच लव स्टोरी थी? मेरा तो नॉवल की लव स्टोरीज पे बिलीव ही खत्म हो गया। दोनों ही काफी नशे में थे। फान बोला, लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से ट्रू लव पे यकीन होने लगा है। जिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम कितने ऑब्जर्वेंट, टैलेंटेड और जीनियस नॉवलिस्ट हो। कुछ ना बताने के बावजूद भी तुम मुझे कितना समझने लग गए हो। फान नशे की हालत में कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम एक अच्छी असिस्टेंट हो, तुमने मुझे प्यार का मतलब बताया, तुम सबसे डिफरेंट हो, सबसे अलग। इसके साथ ही मिस जिया के करीब जाके धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें पता है ना कि गॉड मुझ पर बहुत मेहरबान है। कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे के आईज में देखते हैं। फिर फान खड़ा होकर लाउड आवाज में कहने लगा, थैंक यू गॉड, तुमने मुझे फिर से जिया से मिलवा दिया। दोनों ही बहुत लाउड हो गए थे। तो यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह दोनों ही मिस्टर ली के पास बैठे थे। मिस्टर ली उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों अब पुरसुकून हो? जिया उनकी बात काटते हुए कहती है, फान तुम कल रात को कह रहे थे कि तुम्हें अपनी नॉवल के लिए स्टोरी मिल गई है, जिसपे फान कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं। मिस्टर ली उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलता है, जितनी ऊंची तुम लोगों की आवाजें हैं, सब गांव वालों को याद है कि तुम दोनों क्या कह रहे थे, बस तुम दोनों ही भूल गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीवी पे वही न्यूज फिर से आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि टीचर नॉवल पढ़ रही थी और बच्चे के डिस्टर्ब करने पे टीचर को गुस्सा आ गया था, इसलिए टीचर ने उसको मारा। इस इंसिडेंट का सारा ब्लेम डिमोन नॉवलिस्ट को दे दिया गया, जिसका आर्टिस्ट मिस्टर फान है। मिस्टर ली ने जल्दी से टीवी ऑफ कर दिया। वो तीनों ही बहुत हैरान हो गए थे। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं मिस्टर फान मजे से बैठकर टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहा था, जैसे उसे परवाह ही नहीं कि सोशल मीडिया पे उसके बारे में क्या चल रहा है। मिस जिया भी पीछे बैठे उसे ऑब्जर्व कर रही थी और मिस्टर ली से कहती है, ये इतना चिल कैसे हो सकता है, किसी चीज से इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिसमें मिस्टर ली कहता है, अगर वो खुद रिलैक्स है तो हमें भी उसके बारे में इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मिस जिया अपने लैपटॉप से सोशल मीडिया पे फान के बारे में किए हुए नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रही थी। लोग उसके बारे में काफी बुरा भला कह रहे हैं और ऐसी झूठी बातें फैला रहे हैं जो रियलिटी से बिलोंग ही नहीं करती। जिया को वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं। पर जैसे ही फान उसके पास आता है वो लैपटॉप बंद कर देती है और बात बदलने के लिए फान से पूछने लगी, क्या तुमने आज का पार्ट कंप्लीट कर लिया है? फान बोला, नहीं अभी तक नहीं, मुझे कुछ मटेरियल इंटरनेट से सर्च करना है, लेकिन मेरा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं रूम में जाके ट्राई करता हूँ। जिया एकदम से उसको रोकते हुए बोली, नहीं तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिया फान को इसलिए रोकती है ताकि वो सोशल मीडिया पे अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स ना पढ़ सके। फान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों रोकना चाहती हो, ताकि मैं वो नेगेटिव कमेंट्स ना पढ़ सकूं। लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन्हें कहने दो वो जो कहना चाहते हैं। ये कहते हुए फान थोड़ा उदास लग रहा था, जिसपे जिया कहती है, क्या मसला है, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। फान बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा तो बस कोकोनट क्रंच खाने को दिल कर रहा है। ये कहते ही फान वहाँ से चला गया। जिया खुद से कहने लगी, कैसा लड़का है ये, इस वक्त भी इसको खाने की पड़ी है। जिया अपने अराउंड देखती है और वहाँ सभी बैठे लोग फान से वीडियोस बना रहे थे और साथ ही साथ उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फान एक डॉगी के पास बैठा हुआ चिल कर रहा था, लेकिन जिया को डर है कि वहाँ बैठे हुए लोग कहीं उसे नुकसान ना पहुँचा दे। वो इसलिए फान को रूम में जाकर राइटिंग करने को कहती है। फान बोला, मैं राइटिंग कर करके तंग आ गया हूँ और कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ।
जिया कंटिन्यूसली उसको फोर्स करते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए रूम की विंडोज ओपन कर दूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। फान अपना हाथ छुड़ाता है और कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मैं इन लोगों को फेस नहीं कर सकता? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे इन लोगों के कम्प्लीमेंट से ना कोई खुशफहमी होती है और ना ही इन लोगों के क्रिटिसिज्म से कोई डर लगता है। यहाँ जिया इमोशनल हो जाती है और पूछने लगी क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरी तरह नहीं? जिस पे फान कहने लगा तुम्हारा जो जी चाहे तुम वो समझ सकती हो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फान का मैनेजर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक करवा दी है, तुम आज ही वापस आ जाओ। हालात को देखते हुए हमें कुछ टाइम के लिए राइटिंग रोक देनी चाहिए। पर फान कहता है मैं अपनी राइटिंग क्यों छोड़ दूं? तुम जानते हो कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैनेजर कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुँचा सकते, लेकिन कभी कभी लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें सब कुछ ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही फान के विंडो को कोई स्टोन से हिट करता है जिससे मिरर टूट गया था। मिरर की आवाज सुनते ही जिया दौड़ते हुए फान के रूम में आती है और डोर नॉक करते हुए कहती है मिस्टर फान तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारे रूम से कुछ टूटने की आवाज आई है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। फान जल्दी से डोर के पास जाता है और उसे कहता है अंदर मत आना। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ से गिलास गिर गया था, तुम चली जाओ अपने रूम में। जिया फिर से कहती है तुम मुझे अंदर आने दो, मैं वो साफ कर दूंगी तुम्हारे लिए। फान किसी भी हाल में उसे अंदर नहीं आने देता और गुस्से में कहता है मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। जिया पहले ही फान की बात से हर्ट थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी इजाफा हो गया। कुछ देर खामोशी से खड़े रहने के बाद वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम उसे साफ करते हुए ग्लव्स जरूर पहन लेना वरना तुम्हें कट लग जाएगा। फान फिर से कहता है अगर ये सब कुछ तुम थैंक यू सुनने के लिए कर रही हो तो प्लीज मुझे तंग करना बंद कर दो, चली जाओ यहाँ से। ये सब बोलते हुए फान के फेस पे बहुत उदासी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब कुछ कहना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको कहना पड़ रहा है। जिया काफी सैड हो जाती है और वहाँ से चली गई थी। मैनेजर फान से पूछने लगा तुमने उसको अपनी हेल्प करने के लिए अंदर आने क्यों नहीं दिया? फान भी काफी हर्ट लग रहा था और जवाब में कहता है मैं उसको अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये पत्थर मुझे लग जाए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसको लगे ये मुझे हरगिज कबूल नहीं। मैनेजर फान को इंसिस्ट करते हुए कहता है तुम्हें फौरन से वापस आना पड़ेगा, तुम यहाँ आकर भी अपनी नॉवल कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन फान नहीं मानता, वो कहने लगा मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ पे अपनी नॉवल कंप्लीट नहीं कर सकता, वहाँ पे मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं होगा। मैनेजर बोला क्या मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करता? फान उसकी तरफ देख कर कहने लगा मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। फान यकीनन जिया की बात कर रहा था। सीन शिफ्ट होकर मिस जिया पर आता है जो कि एक लेडी की वीडियो देख रही थी। वो लेडी बताती है कि फान दिखने में काफी अजीब सा है और वो कहता है कि उसे किसी बेयर ने पाला है। मुझे तो लगता है कि वो हमेशा अकेला ही रहा है, इसलिए उसको लोगों से इंटरेक्शन करना भी पसंद नहीं। जैसे ही जिया ने फान को आता देखा उसने जल्दी से अपना फोन रख दिया। दूसरी तरफ हम एक यंग बॉय को फान की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं जो कि फान के ऊपर कुछ फेंकना चाहता था, लेकिन जिया की जैसे ही उस पर नजर पड़ी वो दौड़ती हुई फान के आगे आके खड़ी हो गई। उसने फान को तो बचा लिया, लेकिन उस बॉय ने मिस जिया के ऊपर पानी फेंका। मिस जिया उस बॉय को चिल्लाते हुए कहती है क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो लिख रहा है? तुम उसकी सारी राइटिंग वेस्ट कर देते। वो बॉय बोला हाँ मैं ऐसा ही तो करना चाहता था क्योंकि वो ऐसा डिजर्व करता है। ये कहते ही वो वहाँ से भाग गया। मिस्टर ली जिया को वाइप करने के लिए क्लोथ देता है और कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको सीसीटीवी कैमरा के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लूंगा और इसको पकड़ लूंगा। फान वहाँ खामोशी से खड़ा था और फिर वो कहने लगा जिया क्या तुम पागल हो? अगर वो पानी की जगह कोई एसिड होता तो तुम ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम कैसे कर सकती हो? मैं अपने आप को खुद डिफेंड कर सकता हूँ, मेरे लिए तुम परेशान मत हुआ करो। फान जिया पे काफी चिल्ला रहा था और फिर अपने रूम में चला गया। मिस जिया मिस्टर ली से कहती है मुझे नहीं पता कि वो मुझे हर वक्त क्यों डांटता रहता है। मिस्टर ली उसको तसल्ली देने के लिए कहता है शायद वो परेशान है इसलिए वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ फान अपने मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए कल की टिकट रिजर्व कर दो, मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। मुझे भी अब लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हर्ट करने लगे हैं। फिर वो जिया का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसके पास जाता है। जिया अपने रूम में बैठकर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स का रिस्पॉन्स दे रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं जानती हूँ फान को, वो बहुत सोच समझ के अपने नॉवेल्स लिखता है। इसके बाद फान जिया के डोर पे नॉक करता है। जिया उसके लिए दरवाजा खोलती है और पूछने लगी तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फान काफी सैड लग रहा था। वो बोला मैं कल वापस जा रहा हूँ। तुम ठीक कहती हो, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स बहुत हर्ट करते हैं। जिया के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो पूछने लगी क्या तुम इसके बाद राइटिंग छोड़ दोगे? फान जवाब देते हुए कहने लगा मैं स्टोरीज लोगों के लिए लिखता था और जब लोगों को ही मुझ पे बिलीव नहीं रहा तो फिर मेरी स्टोरीज किस काम की? क्या तुम मुझ पे बिलीव करती हो? जिया खामोशी से उसको देख रही थी। कुछ लम्हे गुजरने के बाद वो बोली नहीं, मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। शायद मिस जिया हर्ट थी इसलिए वो ऐसा कह रही थी। ये बात फान के दिल पे लगी। जिया का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने पढ़ते हुए कहता है
आज से तुम मेरी असिस्टेंट नहीं रही, तुम अब फ्री हो। तुम्हारी इस मंथ की सैलरी में कुछ ही टाइम में तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ये कहते ही फान वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर फान को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। इसके साथ ही वो मिस्टर ली से पूछता है, क्या आपने उस यंग बॉय को पकड़ लिया? मिस्टर ली कहने लगा, जी हाँ, हमने उसे पकड़ लिया। तुम बताओ उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? सीन मिस जिया पे आता है, जो खुद से बातें करते हुए कह रही थी कि फान ऐसा कैसे कर सकता है, उसको अपने कैरियर के बारे में जरा परवाह नहीं है। दूसरी तरफ वही यंग बॉय उसके पास आकर अपॉलजी करने लगा। मिस प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ आपसे। जिया बोली, अगर मैं तुम्हें माफ ना करूँ तो? जिसपे वो यंग बॉय बोला, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मिस्टर फान मुझ पे एक नॉवल लिखेगा और वो मुझे उसमें विलन कंसीडर कर देगा। जिया स्माइल करती है और उसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और यकीनन तुम भी जान गए होगे कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह उसको सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। वो यंग बॉय काफी शर्मिंदा लग रहा था, इसलिए वो सोशल मीडिया से अपने नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करने लगा। लेकिन इसके साथ ही वो देखता है कि एक लाइव वीडियो में मिस्टर फान को कुछ लड़कों का गैंग टॉर्चर कर रहा था। वो जल्दी से वो वीडियो मिस जिया को दिखाता है। फान अपना बैग लेकर सिटी के लिए वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे कुछ लड़कों ने तंग करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही उसकी लाइव वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन इतना टॉर्चर करने के बावजूद मिस्टर फान एक लफ्ज भी नहीं बोलता। वहाँ दो लड़के आपस में डिस्कस करते हैं कि फान कुछ भी नहीं बोल रहा, जिसकी वजह से हमारे व्यूवर्स डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर हमारे पास 20,000 से अबव व्यूज ना आए तो फिर हमारे ट्रिप का कॉस्ट कैसे पूरा होगा? हमें किसी भी तरह इसको बोलने के लिए मजबूर करना होगा। मिस जिया और मिस्टर ली भी मिस्टर फान को बचाने के लिए रेस्टोरेंट से निकल गए थे और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। मिस जिया सारे रास्ते लाइव वीडियो देखती रही और गुस्से से बोल रही थी। उन लड़कों ने मिस्टर फान के सारे ही नॉवेल्स उनके सामने एक बकेट में डाले और फिर उनको आग लगा दिया। मिस्टर फान खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था और एक बुक पे आग लगा के मिस्टर फान की तरफ फेंकते हैं। जिया और मिस्टर ली भी वहाँ पहुँच चुके थे। इससे पहले कि वो बुक फान को लगती, मिस जिया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। फान ने जैसे ही जिया को देखा, वो बुक जिया तक आने ही नहीं दी और हाथ से मार के उसको नीचे फेंक दिया। मिस्टर ली उन लड़कों की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उनसे कह रहा था, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है और एविडेंस के तौर पे तुम लोग की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। तुम लोग अब बच के यहाँ से नहीं जा सकोगे। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पुलिस आती, गांव के सभी लोग मिस्टर फान की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। सभी गांव वालों के हाथों में मोटे मोटे डंडे देकर उन लड़कों को भागना ही पड़ा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और मिस जिया फान के जले हुए हाथ पे मरहम लगा रही थी। साथ ही वो कहती है, तुम कितने पागल हो, तुम्हें उस जलती हुई बुक को हाथ से हिट नहीं करना चाहिए था। फान उसकी आंखों में देख रहा था और बोला, अच्छा तो तुम बहुत अक्लमंदी का काम कर रही थी। खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जिया बोली, तुम्हें मेरा जरा एहसास नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करती तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गए थे। इरफान उसे सॉरी करता है। जिया भी माफी मांगते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हालांकि मैं जानती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है तुम पे। दूसरी तरफ जैक इनके पास आते हुए बताता है कि मेरे मोबाइल में आप दोनों की पिक्चर आ रही है। जिया जैसे ही पिक्चर को देखती है, जल्दी से मोबाइल को पीछे छुपा लिया था और फान को कहने लगी, ये सब लोग हमारे बारे में रूमर स्प्रेड कर रहे हैं। फान स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे और मेरे बारे में? दिखाओ जरा ये लोग हमारे बारे में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन जिया उसको फोन नहीं दिखाती और कहने लगी, वो सब कहते हैं कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिसपे फान चौंक कर उससे मोबाइल ले लेता है। पिक्चर देखने के बाद उन दोनों को ही एक दूसरे से शर्म आ रही थी। फान एकदम से मेडिकल किट उठाते हुए कहता है, मैं मिस्टर ली को देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम टीवी पर न्यूज देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वो टीचर जिनके बारे में रूमर स्प्रेड किया जा रहा था, वो बेकसूर है, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट को नहीं मारा था बल्कि उसको किसी कीड़े ने काट लिया था और कीड़े की काटने की वजह से उनकी बॉडी पर निशान भी बन गया था, इसलिए वो बच्चा रोया। जी अपना लैपटॉप ओपन करके डिमोन नॉवेलिस्ट को सर्च करने लगी। अब वो गुस्से से कहती है, कितने बेहिस लोग हैं, उस टीचर को तो बेकसूर करार दिया लेकिन डिमोन नॉवेलिस्ट का ब्लेम अभी तक नहीं हटाया। मेरा नाम भी जिया है, उन सभी लोगों से मैं फान के लिए लड़कर इंसाफ मांगूंगी। फिर जिया विलेज के लोगों की सेपरेटली वीडियोस बनाती है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि किस तरह फान ने उन लोगों की मदद की थी, वो सारी ही अच्छाई जो फान ने उनके साथ की थी। मिस्टर ली फान की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने आज तक फान जैसा सुलझा हुआ इंसान नहीं देखा। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑथर है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द सभी लोगों के बारे में सोचता है। वो बहुत से सिली एक्ट्स करता है अपने नॉवल के लिए, लेकिन मुझे इन सब की आदत हो गई है, लेकिन इससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप सभी कह रहे थे कि मिस्टर फान लोगों से इंटरेक्शन नहीं करता,
लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर फान अपनी फीलिंग से ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स को प्रायोरिटी देता है। विलेजर्स की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मिस जिया मिस्टर फान की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। उस पर कैमरा पकड़ते हुए कहती है, मैं आपकी इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। जिसपे फान कहता है, व्हाट नॉनसेंस, हटो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन मिस जिया हटने वाली नहीं थी। तंग आकर वो भी कहता है, अच्छा पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो। जिया उसको पिक्चर दिखाते हुए कहने लगी, ये लड़का जो तुम्हारे बारे में रूमर स्प्रेड कर रहा था, ये कौन है, तुम यकीनन इसको जानते हो। जिसपे फान बताने लगा, हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये एक एडिटर है जिसके साथ मैं पहले काम करता था, लेकिन वो मेरे नाम से लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लेता था, इसलिए मैंने उसके साथ काम करना छोड़ दिया। जिया सेकंड क्वेश्चन पूछते हुए कहती है, और वो जो तुम कहते हो कि तुम्हें किसी बेयर ने पाला है, यकीनन वो झूठ होगा। जिसपे फान कहने लगा, जी नहीं, ये बिल्कुल सच है, मुझे टेडी बेयर नहीं पाला था। जिया हैरानी से कैमरा ऑफ करते हुए उसे पूछने लगी, मुझे एक्सप्लेन करो, ऐसा कैसे हो सकता है। फान उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने चाइल्डहुड को इमेजिन करने लगा। फान अपने आप को एक लिटिल गर्ल के साथ इमेजिन करता है जो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन फान ने उसको मना कर दिया था क्योंकि वो उस गर्ल से कहता है कि मैं किसी इंसान का बच्चा नहीं हूँ, मेरे बाबा एक टेडी बियर हैं। वो लिटिल गर्ल पूछती है, टेडी बियर, आपके बाबा टेडी बियर कैसे हो सकते हैं। जिसपे फान बोला कि मेरे मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद मेरे बाबा मुझे टेडी बियर के कस्टम में पिक करने के लिए आते हैं ताकि मुझे लगे कि मुझे पालने वाला एक टेडी बियर है, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे डैड ही हैं। इसके साथ ही उसको लेने के लिए उसके डैड टेडी बियर के कस्टम में आ गए थे और उस लिटिल गर्ल की मॉम भी उसको रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँच गई थी, जो कि उसका नाम जिया लेकर बुलाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि फान अपने चाइल्डहुड में भी जिया से मिला था, तो इसलिए वो हमेशा कहता था कि गॉड उस पर मेहरबान है, क्योंकि अडल्टहुड में जिया उसको फिर से मिल गई। फान ये सब बताते हुए मुस्कुरा रहा था। जिया उसके मुस्कुराने का वजह पूछती है, जिसपे वो बताता है कि मैं अपने चाइल्डहुड की एक फ्रेंड को याद कर रहा था। जिया को ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि वो बचपन में फान से मिली थी, लेकिन फान को सब कुछ याद है। इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं मिस्टर ली, जिया और फान साथ बैठकर लंच कर रहे थे, लेकिन मिस्टर फान मुसलसल अपने गेम में मसरूफ था, जैसे उसे परवाह ही ना हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जिया को उसकी लापरवाही पे काफी गुस्सा आ रहा था। वो मिस्टर ली से कहती है, मिस्टर ली सच सच बताना, आपको नहीं लगता कि मिस्टर फान बहुत एरोगेंट है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें। फान अपने गेम पे नजरें जमाए हुए कहने लगा, किसने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अपनी लाइफ की हर खुशी का रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही हूँ। फिर मिस जिया कहने लगी, और हम सब का क्या, तुम्हारे रीडर्स, एडिटर्स और मैं, मेरा मतलब तुम्हारी असिस्टेंट, हम जानदार है, तुम्हारे नॉवल का कोई कैरेक्टर तो नहीं। तुम हमें ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद तुम अपने नॉवल को करते हो। तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम अपना काम करना ही छोड़ दो, कुछ हमारे बारे में तो सोचो, ये अनफेयर है हमारे साथ। ये सब कहते हुए मिस जिया काफी गुस्से में लग रही थी। फान पीनट्स खाते हुए कहता है, तुम जो मर्जी कह लो, मैं इसके बाद राइटिंग कभी नहीं करूंगा। इसके साथ ही विलेज में लगे ह्यूज स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, जिसमें सभी विलेजर्स को कोर्ट हाल पहुंचने का कहा गया, जिसको हम अपनी जबान में पंचायत या फिर जिरगा बोलते हैं, जहां सभी विलेजर्स के प्रॉब्लम को सुना और फिर उनको सॉल्व किया जाता है। फिर हम कोर्ट हाल देखते हैं, सभी विलेजर्स वहां पहुंच गए थे। मिस्टर ली, जिया और फान भी वहां आ चुके थे। जिया मिस्टर ली से पूछती है, ये जो मिडिल में बैठा हुआ ये कौन है। वो बताता है कि इनका नाम मिस्टर माओ है। तायान विलेज का हेड होने के साथ साथ ये वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। कोर्ट में गाँव का ही एक रिहायशी एक बकेट उठाकर ला रहा था, जिसमें जिनो बैठी हुई थी। वो मिस्टर माओ को बताता है कि मैं अपना कुछ सामान बेचने के लिए सिटी लेकर जा रहा था। उसी सामान में चुपके से ये लड़की भी बैठ गई थी और मुझे इंसिस्ट कर रही है कि मैं इसको सिटी लेकर जाऊं। मिस्टर माओ जिनो से रीजन पूछता है, जिसपे वो बताती है कि मेरा सिलेक्शन सिटी के डांस ट्रूप में हो गया है, लेकिन मेरे ग्रैंडपा मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं डांस में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चुप के जाना चाहती थी। मिस्टर माओ उसको एक फनी सा डांस करके बताते हैं, क्या ये वाला डांस, जिसपे सभी विलेजर्स हंसने लग गए थे। इसके साथ ही वहाँ बैठे हुए सभी विलेजर्स उसको सिटी के डिफेक्ट्स बता रहे थे, लेकिन जिनो काफी जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानती। वो स्टिल कहती है कि वो शहर जाकर रहेगी। जिया फान से कहने लगी, ये सब लोग जिनो को उसकी ड्रीम्स को फुलफिल करने से कैसे रोक सकते हैं, और तो और ये सब लोग डांस कैरियर को इम्प्रैक्टिकल कह रहे हैं। फान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि वो डांस में अपना कैरियर बना सकती है, हालांकि तुम जानती हो कि उसमें डांस स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ब्लाइंड इनकरेज से बेहतर है कि लोगों को इनकरेज ही मत करो। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर ली फान और जिया के लिए टेबल पे नूडल सर्व कर रहा था। फान एकदम से खाना शुरू कर देता है। मिस्टर ली उसको रोकते हुए कहता है कि हमें जिया का वेट करना चाहिए, जिसपे वो कहने लगा, मैं उसका वेट क्यों करूं। मिस्टर ली उसको समझाते हुए कहता है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए, अब वो सब लोग इस वक्त तुम्हारी राइटिंग पे ही तो डिपेंड करते हैं। फान तंजिया लहजे में कहता है, तुम कितने सालों से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निगलेक्ट करके यहाँ पे छुपे हुए हो,
कम से कम तुम तो मुझे ये लेक्चर मत दो। फान की मुंह से ये बात सुन के मिस्टर ली को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा था। इसके बाद फान अपने बाउल में से ऑमलेट उठाकर मिस जिया के बाउल में रख देता है। मिस्टर ली के देखने पे वो कहने लगा, मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने उसके बाउल में डाल दिया। वेल यहाँ तो मिस्टर फान साफ झूठ बोल रहा था। उसको प्लेन ऑमलेट बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि मिस जिया को भी पसंद है इसलिए उसने अपना हिस्सा भी मिस जिया को दे दिया। दूसरी तरफ हम मिस जिया को आते देखते हैं। उन्होंने अपनी चेयर और अपना बाउल फान के पास से हटा के दूसरी तरफ रख दिया था, क्योंकि मिस जिया मिस्टर फान से उनकी लापरवाही पर अभी भी नाराज है। इसके बाद खाने के दौरान मिस जिया को उसकी मॉम की कॉल आती है, जिसे वो इन दोनों के सामने रिसीव नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर चली गई। कॉल रिसीव करते हुए जिया को काफी डर लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी मॉम को नहीं बताया कि जॉब के साथ साथ वो शहर भी छोड़ के किसी गाँव चली गई थी। जिया कांपती हुई आवाज में कहती है, मॉम आपको कुछ चाहिए था क्या? कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है आपको मुझसे? जिसपे उसकी मॉम कहती है, क्या मैं तुम्हें बगैर किसी वजह के कॉल नहीं कर सकती हूँ? जिया बोली, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है। असल में मेरे फ्रेंड्स मुझे विजिट करने के लिए मेरे अपार्टमेंट में आए हैं और मैं उनके लिए नूडल्स बना रही हूँ। क्या हम किसी और टाइम बात कर सकते हैं? ये कहते ही मिस जिया ने कॉल काट दिया था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर फान ने जिया की चेयर और उसका बाउल वापस उठाकर अपने करीब रख दिया था। ये देखकर मिस्टर ली हिडन स्माइल करने लगा। फान उसको क्लियर करते हुए बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने उसकी चेयर वापस यहाँ रख दी ताकि मेरे लिए एसी की हवा ब्लॉक हो सके। इससे पहले कि जिया खाने के टेबल पे वापस आती, जिनो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ अपनी हेल्प करने के लिए ले गई थी। यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस जिया की मॉम पर आता है, जो कि उसी अपार्टमेंट में खड़ी थी जिसमें मिस जिया रहा करती थी। अब तक तो वो बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि जिया सब कुछ झूठ बोल रही थी। अपार्टमेंट के ओनर ने बताया कि जिया काफी टाइम पहले ही अपार्टमेंट छोड़ के जा चुकी है। अब वो अपनी बेटी के लिए काफी फिक्रमंद लग रही थी। सीन शिफ्ट होकर फिर से मिस जिया और जिनो पर आता है। जिनो उनसे कहती है, प्लीज मुझे इस बैग में बंद करके सिटी ले जाओ। जिसपे जिया कहती है, तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह सिटी जाना चाहिए, ऐसे चुप के नहीं। अगर तुम ऐसे चुप के जाओगी तो तुम फ्यूचर में कभी वापस नहीं आ सकोगी। जिनो सैड होके कहती है, यहाँ से चुपके जाने की मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन सभी गांव वालों ने मुझ पे नजर रखी हुई है और मैं जानती हूँ मेरे ग्रैंडपा को, वो कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मिस जिया उसको समझाते हुए कह रही थी कि उसको किसी भी हाल में अपने ग्रैंडपा को राजी करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर ली जिया से पूछता है, तुम वापस आ गई हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नूडल्स बना देता हूँ। वो फान का पूछते हुए कहती है, वो चिल्डिश लड़का कहाँ है? मिस्टर ली स्माइल करता है और कहता है, वो यकीनन अपने रूम में वीडियो गेम खेल रहा होगा। फिर वो जिया को समझाते हुए कहता है, हमें भी उसको समझना चाहिए, आखिर वो भी जीता जागता इंसान ही तो है, किसी नॉवल का कैरेक्टर तो नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के नेगेटिव कमेंट्स ने उसको हर्ट किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मिस्टर फान को, वो ऐसा नहीं है। इस इंसिडेंट से पहले वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। अब मिस जिया को भी फान का एहसास होने लगा था। वो उसके रूम में जाती है और उससे पूछने लगी, तुम कौन सी गेम खेल रहे हो? फान बताता है, आ वॉकिंग गेम। जिया फिर से पूछने लगी, क्या ये मजे की गेम है? फान उसका फोन लेकर वही गेम उसमें इंस्टॉल कर देता है। फिर जिया भी फान के साथ वही गेम खेलने लगी। इस गेम में वॉक करके माउंटेन के टॉप तक पहुंचना था, जहां आपको ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलेगी। गेम ओवर होने के बाद फान जिया को बर्गर देता है। जिया कहती है, वाह, तुम्हें पता था कि मैंने अभी तक डिनर नहीं किया? फान उसकी तरफ देख के बगैर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली ये एक्सपायर हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे वापस कर दो। जिया बहुत खुश हो गई थी। वो कहती है, नहीं नहीं मुझे खाना है। वो मजे से उसको बाइट करती है। फान कहता है, तुम इतने बड़े बड़े बाइट ले रही हो, क्या ये ज्यादा मजेदार है? जरा मुझे भी चखाओ। जिया बर्गर खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, पहले मुझे खा लेने दो। इसी दौरान वो हंसते खेलते एक दूसरे से लड़के बर्गर ले रहे थे। तभी मिस्टर ली जिया के लिए नूडल्स लेकर आया था, लेकिन उनको हंसता खेलता देखकर वो डिस्टर्ब नहीं करता और वहीं पे नूडल्स रख कर चला गया था। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर सैनिका और जिया की मॉम पर आता है। सैनिका काफी नाराज लग रही थी। वो कहती है, कितनी बेवकूफ लड़की है वो, जॉब और बॉयफ्रेंड खो देने की वजह से उसने अपने आप को ही गायब कर दिया। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ गई है, लेकिन एक ऑथर के साथ उसका स्कैंडल देखने के बाद मैं जान गई कि वो कहाँ पर है। वो जिया की मॉम को वो वीडियोस दिखाती है जो जिया ने विलेजर्स की रिकॉर्ड की थी। इसके साथ ही बताती है कि ये सारी वीडियोस जिया ने रिकॉर्ड की है, आप इसको मेरी तरफ से एक थप्पड़ लगाना मत भूलना। जिया की मॉम हिडन स्माइल करते हुए कहती है, जी मैडम, तुम फिक्र ही मत करो, बस वो एक दफा मुझे मिल जाए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायान विलेज के कोर्ट हॉल में फिर से सब लोग जमा हो गए थे। जिन्हों वहां आए हुए सभी लोगों को अपना ऑथराइज सर्टिफिकेट दिखाती है, जो कि उसको चाइना की हिप हॉप कमेटी ने सेंड किया था। सिर्फ यही नहीं, उसको हर मंथ पे भी किया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी रिहाइश भी फ्री होगी। लेकिन विलेजर्स तो उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। जिन्हों काफी मायूस हो गई थी। उसके ग्रैंडपा को भी उन सब का जिनों पे हंसना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार वो कहता है, तुम
तुम अभी टीन की हो चुकी हो, मैं इसके बाद तुम पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं करूंगा, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। ये कहते हुए ग्रैंडपा काफी उदास लग रहा था और वहाँ से चला गया। अब जीनो खुश तो बहुत थी, लेकिन उसको अपने ग्रैंडपा का उदास होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में उसका ग्रैंडपा उसको यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें दिल से इजाजत दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस छोटी सी जिंदगी में अपने सारे ख्वाब पूरे करो। दूसरी तरफ हम जिया को फिर से फान के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं। जिया गेम के दौरान एक जगह फंस गई थी और वो वहाँ से आगे नहीं जा पा रही थी। वो फान को आवाज देते हुए कहती है, मैं यहाँ से आगे मूव नहीं कर पा रही, मेरी मदद करो। फान उसको बताता है कि उसने गेम में काफी सारे आइटम्स कलेक्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से उसका बैग बहुत भारी हो चुका है, इसलिए वो आगे मूव नहीं कर पा रही। फिर वो जिया के बैग से कुछ आइटम रिमूव करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। कुछ आइटम्स रिमूव करने के बाद वो दोनों ही सक्सेसफुली आगे बढ़ने लगे। आखिरकार वो टॉप माउंटेन पे पहुंच ही गए। वहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी देखकर दोनों काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। इसके साथ ही फान अपने बैग से एक बुके निकाल के जिया को देते हुए कहता है, ये आइटम इतना भी भारी नहीं था, इसलिए मैं अपने साथ तुम्हारे लिए लेकर आया था। मिस जिया बड़े से स्माइल के साथ फान से वो बुके लेती है और फिर अपने पॉकेट से कुछ पीनट्स निकाल के उसको ऑफर करने लगी। सीन चेंज होता है और वो सभी जीनो को ड्रॉप करने के लिए बस स्टेशन तक आते हैं। सारे रास्ते उसका ग्रैंडफादर उसको एडवाइसेस देता रहा, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे रोज कॉल करोगी, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी, और सबसे बढ़कर कि तुम अपने कैरियर पे फोकस करोगी। जिसपे जीनो कहती है, ग्रैंडपा ये सारी बातें आप मुझे 101 बार कह चुके हैं, अब तो बस कर दें प्लीज। जीनो बहुत खुशी से जिया और मिस्टर ली को हक करती है, लेकिन जब वो फान को हक करने लगी थी तो वो उसको रोकते हुए कहता है, हम इतने भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस फॉर्मेलिटी तक ही रखो। और फिर हम देखते हैं कि सभी विलेजर्स जीनो से मिलने के लिए वहाँ आ गए थे। यही नहीं, वो सभी विलेजर्स अपने साथ कुछ न कुछ उसके लिए लेकर आए थे। उन सबको देखकर ग्रैंडपा में भी खुशी की लहर दौड़ गई थी। सभी विलेजर्स जीनो को अपना ख्याल रखने का कहते हैं। इसके बाद जीनो बस में चढ़ गई थी और मजे की बात तो ये है कि उसी बस में जिया की मॉम बैठी हुई है। वो अचानक से जिया को बस की विंडो से देखती है और दौड़ती हुई नीचे उतर आती है। जिया ने जैसे अपनी मॉम को देखा वो फौरन से विलेजर्स के पीछे छुप गई। उसकी मॉम जोर से चिल्लाते हुए उसका नाम ले रही थी। ये सुनते ही जिया डर के मारे भागने लगी। उसको भागता देखकर फान खुद से कहने लगा, शायद बेचारी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। जिया की मॉम उसके पीछे भागते हुए कहती है, रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही भागती रही तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जिया बगैर रुके कहती है, मैं जानती हूँ अगर मैं रुक गई आप तब भी मुझे नहीं बख्शेंगी। तो इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिया अपने मॉम से भागते भागते बेबी रेस्टोरेंट पहुँच गई थी और पहुँचते ही उसने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया है। उसकी मॉम गुस्से से चिल्लाते हुए डोर नॉक कर रही थी। तुम एक काहिल इंसान हो, हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागती हो, तुम अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना कब सीखोगी? तुम एक न्यू जॉब स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन तुम काहिलों की तरह भागकर यहाँ आ गई हो। दरवाजा खोलो। और वो शीनो, तुम्हें अभी तक उसकी वाइफ होना चाहिए था। उसके लिए तुम डिशेस धोती रही, उसका रेंट पे करती रही, तुम अभी तक उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकी थी। जिया को अपनी मॉम की ये सारी बातें बहुत हर्ट कर रही थी। इतना चिल्लाने के बावजूद भी जिया अपनी मॉम के लिए दरवाजा नहीं खोलती। वो अपने कानों पे हाथ रखते हुए अंदर से ही मॉम को आवाज देती है, मॉम प्लीज बस कर जाए। किसी भी तरह उसकी मॉम का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। वो चिल्लाते हुए मुसलसल डोर नॉक कर रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर ली और फान भी वहाँ पहुँच गए थे। मिस्टर ली उनसे पूछता है, क्या आप जिया की मदर है? वो जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं स्टूपिड की मदर हूँ, तुम कौन हो? जिया मिस्टर ली की आवाज सुनते हुए खुद से कहने लगी, अब तो ये दोनों सब कुछ जान जाएंगे जो मैंने अब तक इनसे छुपा कर रखा था। ये कितना एम्बेरसिंग है। मिस्टर ली कहने लगा, शायद मिस्टर शीनो जिया के लिए एक अच्छा इंसान ना हो, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन फान को तो ये सब कुछ सुनने में बहुत मजा आ रहा था। वो फनी अंदाज में पूछता है, मैम आप क्या कह रही थी, जरा फिर से कहिएगा। मिस्टर ली उसको कोनी मारते हुए चुप करवा देता है। जिया की मॉम उसको धमकाते हुए कह रही थी कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं किसी को दरवाजा तोड़ने के लिए बुलवा लूंगी। जिया की तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। वो जल्दी जल्दी सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। खुद को बचाने के लिए आखिरकार मिस जिया को पुलिस स्टेशन कॉल करना पड़ा। और यकीनन मॉम की दहशत तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसके बाद पुलिस आकर मिस जिया को उनकी मॉम से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका गुस्सा तो अभी भी उरूज पर था। मजबूरन पुलिस ऑफिसर उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन ले गए और दोनों से अलग अलग एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करने लगे। जिया की मॉम कहती है, मैं उसकी मदर हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मुझे उसकी फिक्र रहती है, आखिर वो मेरी इकलौती औलाद है, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए, लेकिन अभी तक उसने अपनी जिम्मेदारी उठाना ही नहीं सीखा। वो आगे कैसे बढ़ेगी अपनी जिंदगी में? दूसरी तरफ मिस जिया कह रही थी कि मैं उनको हमेशा यूजलेस
यूजलेस लगती हूँ। उनको लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती, हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। इसके बावजूद भी वो मुझ पे हमेशा गुस्सा करती रहती है, कभी मुझसे खुश नहीं होती। मिस जिया और उसकी मॉम दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही थी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने इन दोनों को ही एक ही रूम में लॉक कर दिया था, लेकिन वहाँ भी दोनों लड़ने से बाज नहीं आ रही थी। मिस जिया कहने लगी, अगर आपको मैं इतनी ही स्टूपिड और यूजलेस लगती हूँ तो आपने मुझे मेरे डैड के हवाले क्यों नहीं किया था। जिस पे उसकी मॉम कहती है, वो तुमसे भी ज्यादा यूजलेस था, वो तुम्हारा पेट पालता या फिर तुम्हारी ट्यूशन की फीस भरता। तुम्हें क्या पता कि कितना मुश्किल था तुम्हें अकेले पालना, और इसका सिला तो देखो तुम मुझे क्या दे रही हो, उल्टा मुझसे जबान लड़ा रही हो। इनके साथ ही रूम में एक और क्रिमिनल भी कैद था। इन दोनों के लड़ने झगड़ने से तंग आकर वो कहने लगा, ऑफिसर मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज मेरा रूम चेंज कर दो। कुछ समय के लिए उन दोनों का लड़ना झगड़ना तो बंद हुआ। जिया अपनी मॉम की तरफ देखती है, उनको काफी ठंड लग रही थी, फिर वो उठ के अपनी हुडी उनको पहना देती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ली और फान इन दोनों को स्केप करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली से पूछने लगा, क्या आप दोनों इनके फैमिली मेंबर्स हैं? इससे पहले कि मिस्टर ली कुछ बोलता, फान कहने लगा, जी हाँ, हम इनके फैमिली मेंबर्स हैं। व्हाइट हुडी में जो लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस ऑफिसर इन दोनों को लेकर जिया और उसकी मॉम के पास ले गया। साथ ही जिया के मॉम से कहने लगा, लेडी आपका लिटिल बॉयफ्रेंड आपको लेने के लिए आया है। उसकी मॉम गुस्से से कहती है, क्या कह रहे हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फान भी शर्म के मारे अपने मुंह पर हाथ रखता है। मिस्टर ली उसको देखकर मुस्कुराने लगा। एक्चुअली मिस जिया ने अपनी व्हाइट हुडी अपनी मॉम को पहना दी थी, इस वजह से ये सारी कंफ्यूजन हुई। इसके बाद वो चारों बीबी रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और सभी एक साथ बैठे थे। मिस जिया अपनी मॉम से काफी नाराज लग रही है, लेकिन उसकी मॉम अब काफी शांत है। उसके बाल बांधते हुए कहती है, देखो जरा तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है। तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था, लेकिन तुम हमेशा मुझसे झूठ ही बोलती रही। फिर उसकी मॉम अपने बैग से एक मोटा सा डंडा निकालती है, जिसको देखते ही जिया भागकर मिस्टर ली के पीछे छुप गई। साथ ही डर के मारे मिस्टर फान भी पिलर के पीछे छुप गया है। मिस्टर ली जिया को बचाते हुए कहता है, मैडम आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत हो जाएं प्लीज। जिया की मॉम कहने लगी, जिया मुझे बताओ वो कौन लोग थे जो तुम्हें वीडियो में तंग कर रहे थे, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को तंग करने की। अपनी फेवर में बातें सुनकर जिया को भी अपनी मॉम पर प्यार आने लगा और वो जल्दी से जाकर अपनी मॉम को हक कर देती है। इन दोनों को हक करते देखकर फान भी मिस्टर ली से कहने लगा, मुझे भी हक करना है, ऐसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा हक करने के लिए जिद कर रहा हो। मिस्टर ली उसको हक करते हुए कहता है, परेशान नहीं हो मेरे भाई। तो यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली पर आता है, जो कि डिनर बना रहा था। मिस जिया भी उसकी हेल्प करवा रही है। साथ ही वो पूछने लगी, क्या आपने वो सब सुन लिया था जो मेरी मॉम उस वक्त डोर पे कह रही थी। मिस्टर ली हिडन स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगता है कि शायद मैंने सुन ही लिया था। ये जान के तो मिस जिया काफी एम्बेरस फील कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिया और उसकी मॉम पर आता है, जो कि सोने से पहले अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को याद करके एक दूसरे से शेयर कर रही थी। लेकिन मिस जिया सैड होकर कहने लगी, मॉम मुझे वो पीटीएम आज भी याद है जिसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और जब हेड जिया के पेरेंट्स पुकार रहे थे तो फिर आपने हैंड रेज नहीं किया था। क्या आपको शर्म महसूस हो रही थी मेरी मदर होने पे। उसकी मॉम की आंखों से आंसू आने लगे और वो कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे सोने दो, बातें करना बंद करो इस वक्त। वो दोनों ही खामोशी से सो जाती है। सुबह होते ही मिस जिया अपनी मॉम को तयान विलेज की सैर करवाने के लिए ले गई थी। साथ ही साथ वो अपनी मॉम से पूछती है, मॉम आपको नहीं लगता कि ये जगह कितनी पुरसुकून है और यहाँ की खूबसूरती कितनी अट्रैक्टिव है। जिस पे उसकी मॉम कहने लगी, तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम यहाँ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकती। अपने फेलोज को ही देख लो, वो सब अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं और एक तुम हो कि यहाँ आकर बैठ गई। जिया अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहती है, मॉम प्लीज चुप कर जाए, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर मिस जिया अपनी मॉम को मिस्टर यन से मिलवाने के लिए ले गई थी। जिया की मॉम मिस्टर यन से अजीब किस्म के इरिटेटिंग क्वेश्चन करने लगी और जिया को कहती है, देखो जरा इसकी ग्रैंड चाइल्ड तक सिटी चले गए और एक तुम हो कि यहाँ से जाना नहीं चाहती। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि इस बूढ़े को इस वक्त हमारी जरूरत है। जिस पे मिस्टर यन कहने लगा, मेरे हाथों में अभी इतनी जान है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ, मैंने खुद ही उन्हें जाने दिया है। जिया बार बार अपनी मॉम को ऐसे इरिटेटिंग क्वेश्चन करने से मना कर रही थी, लेकिन वो तो बाज ही नहीं आती। मजबूरन जिया अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। मिस्टर यन उनकी बातों की वजह से काफी हर्ट हुए। अगले सीन में जिया की मॉम जिया को मिस्टर ली और फान के साथ हंसते खेलते बातें करते हुए देख रही थी और फिर दिल ही दिल में कभी मिस्टर ली के साथ उसके शादी के ख्वाब सजाती है तो कभी मिस्टर फान के साथ, बिल्कुल ही रिवायती मदर्स की तरह जो हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए बेसब्र रहती हैं। वो मिस्टर ली से पूछते हुए कहती है, मिस्टर ली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आप मैरिड हैं या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिया कहती है, स्टॉप इट मॉम,
क्योंकि वो अपनी मॉम की इरादे समझ चुकी थी। उसकी मॉम कहती है चुप कर जाओ तुम्हें पता भी है मैं कितनी फिक्रमंद रहती हूँ तुम्हारे बारे में। जिया मिस्टर ली का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ किचन ले गई और वहाँ जाकर अपनी मॉम की बातों की वजह से अपोलोजाइज करती है। तो दूसरी तरफ फान जल्दी से जिया की मॉम के पास आकर कहने लगा, आंटी आपने अभी तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। जिया की मॉम तंजिया लहजे में उसको देखते हुए कहती है, मैं बच्चों से बात करना पसंद नहीं करती जो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते। फान हैरान होकर पूछने लगा, क्या मतलब है आपका, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? जिस पे उसकी मॉम कहती है, जरा तुम अपना आउटफिट तो देखो। फान अपने कपड़ों को देखता है और फिर जल्दी से अपने रूम में भागकर किसी जेंटलमैन की तरह ड्रेसिंग करके आ गया था। जिया की मॉम के सामने खड़ा होकर कहने लगा, आंटी अब बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ। वो फान पे हंसते हुए कहती है, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी टाई सही करूँ और अपने नाखूनों को तो देखो जरा, इतना ज्यादा क्यों काट दिया है तुमने। फान स्माइल करते हुए कहने लगा, क्या आपको मेरे नेल्स ज्यादा शॉर्ट लग रहे हैं? एक्चुअली चाइल्डहुड में मेरा एक क्लोज फ्रेंड था और उसकी मदर ने उसकी लॉन्ग नेल की वजह से स्कूल में कंप्लेन की थी। तब से ही मैं ये बात जान गया था कि नेल्स हमेशा छोटे ही रखने चाहिए। आज तक मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। वो फिर से पूछती है, तुम्हारी मॉम किधर है जो तुम अभी तक दूसरों को फॉलो कर रहे थे? फान सैड होकर कहने लगा, मेरे पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है और मेरी मदर ने फिर से शादी कर ली थी। जिया की मॉम मुंह फेर कर कहने लगी, ओह इसका मतलब कि तुम्हारा फादर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, बिल्कुल ही जिया के फादर की तरह। फान उसको रोकते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने अपना रिश्ता खत्म किया था ताकि मेरा ख्वाब पूरा हो सके। जिया की मॉम उसको हैरानी से देखकर पूछने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा इससे? फान सैड होकर बताने लगा, मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मेरा ख्वाब क्या है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि आइडल्स क्या होते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा यही बताया था कि ख्वाब वो होते हैं जो हम अपने फ्यूचर के लिए देखते हैं। इसलिए जब उन्होंने मुझसे पूछा तब मैंने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा के लिए लड़ना झगड़ना बंद कर दें। शायद ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं था, इसलिए उन दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया था कि मेरा ये ड्रीम फुलफिल हो सके। मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत काइंड है। मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से पाला और मेरी मदर मुझे टाइम टू टाइम मिलने आया करती थी। दूसरी तरफ जिया खुद से कहने लगी, इसको तो देखो जरा, वैसे तो कभी बोलता नहीं है ये और आज कैंची की तरह जबान चल रही है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, जिया की मॉम वापस जाने के लिए सामान पैक कर रही थी। मिस जिया भी नींद से उठी ही थी कि उसकी नजर अपनी मॉम पे पड़ी। वो पूछने लगी, आप क्या कर रही हैं? जिस पे उसकी मॉम बताती है कि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। जिया फिर से पूछने लगी, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी तरफ देखे बगैर उसकी मॉम जवाब देती है, वहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जिया अपनी मॉम को पैकिंग करने से रोकते हुए कहती है, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अगर आप जाना चाहती है तो आप चली जाएं, लेकिन मुझे किसी हाल में यहाँ से नहीं जाना। उसकी मॉम उसको समझाते हुए कहती है, क्या तुम कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगी? अपने बेटर फ्यूचर के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम कब तक यहाँ ऐसे रहोगी? जिया भी काफी इमोशनल हो गई थी। वो कहने लगी, आप हमेशा मुझे दूसरों के साथ कंपेयर ही क्यों करती हैं? मैं यूजलेस और स्टूपिड चाइल्ड से बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ आपके लिए, बल्कि आपको तो मेरी माँ होने पे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये कहती है जिया गुस्से में अपने रूम से बाहर भाग गई थी। उसकी मॉम भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है। जिया भागते भागते एक नदी के पास जाकर बैठ गई थी। उसकी मॉम भी उसके पीछे पहुंची और उसके साथ बैठते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी माँ होने पे शर्मिंदगी महसूस होती है, बल्कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गलत माँ साबित ना हो जाऊँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती कि जैसी जिंदगी मैंने गुजारी तुम भी वैसी ही जिंदगी गुजारो। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होता देखना चाहती हूँ। मुझे डर लगता है अपने आप को एक बुरी माँ एडमिट करने से। ये बातें करते हुए दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे और फिर जिया अपनी मॉम को हक करती है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं फान जिया की मॉम के कंधे दबा रहा था। उन दोनों की आपस में कुछ ज्यादा ही बन गई है। दूसरी तरफ मिस जिया अपनी नाइट ड्रेस यानी कि स्लीवलेस ड्रेस में बाहर आती है। जैसे ही उसकी मॉम की नजर उस पर पड़ी, उसको हाथ के इशारे से अंदर जाने को कह रही थी। मिस्टर फान भी जिया को घूर घूर के देखी जा रहा था। यहाँ तक कि जिया वहाँ से चली गई थी, फिर भी मिस्टर फान वही देख रहा था। जिया की मॉम उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या देख रहे हो तुम वहाँ, बस करो वहाँ देखना। अब मिस जिया फुल ड्रेसिंग करके अपनी मॉम को दिखाने के लिए आई थी। मिस्टर फान फिर से उसकी तरफ देखने लगा और देखते देखते तो जैसे वो सपनों में ही खो गया हो। अगेन जिया की मॉम की नजर उस पर पड़ी और कहने लगी, तुम्हें कहा ना कि वहाँ देखना बंद करो और अच्छे से दबाओ मेरे कंधे, तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ब्रेकफास्ट के टेबल पे जिया की मॉम उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल से बात कर ली है। वो तुम्हें अच्छी जॉब भी दिला देंगे और इसके साथ साथ वो तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। अगर तुम कुछ दिन के लिए और यहाँ पे रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जिया काफी चिढ़ती है अपनी मॉम की इन बातों से। वो कहने लगी, आपने फिर से ये बातें शुरू कर दी हैं। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ,
मुझे अकेले रहने दे प्लीज। जिसपे उसकी मॉम कहती है तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर मैं नहीं सोचूंगी तुम्हारे बारे में तो फिर कौन सोचेगा। दूसरी तरफ से फान बोला ये तो बहुत ईजी है, आप दोनों एक दूसरे की सीट चेंज कर ले, मतलब कि एक दूसरे का कैरेक्टर ले लें, इस तरह आप दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने में आसानी होगी। अगर जिया मदर बन जाए और आप जिया बन जाए तो फिर आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। जिया फान की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम्हें ये कोई गेम लग रहा है। जिया की मॉम फिर से अपनी बातें लेकर बैठ जाती है। जरा यंग जनरेशन को देखो, सब मैरिड है और एक तुम हो, शादी की उम्र गुजरी जा रही है लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। जिया चिढ़ते हुए कहती है मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी की, आप वापस सिटी जाना चाहती है तो आप चली जाएं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिसपे इसकी मॉम कहती है ठीक है तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और वहीं पे बैठ जाती है। फान इन दोनों को देखते हुए क्लैपिंग करने लग गया। जिया अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहती है आप हमेशा कहती है ना कि मैं आपको नहीं समझती, ठीक है हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। अब से मैं आपकी मदर होंगी और आप मेरी डॉटर। ये सुनते ही मॉम उसको मारने लग जाती है, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम। जिया फिर से कहने लगी अगर मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी तो मैं आपके साथ वापस चली जाऊंगी। जिया की मॉम भी अब कुछ सीरियसली उसको सुनने लगी और बोली तुम प्रॉपरली जॉब करोगी और जल्दी ही शादी भी कर लोगी। जिसपे मिस जिया उसको श्योर कहती है और साथ ही कहने लगी अगर मैं एक अच्छी माँ साबित हो गई तो फिर आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ देंगी और आप यहाँ से चली जाएंगी। उसकी मॉम भी अब इसके लिए राजी हो गई थी। रात को सोने से पहले जिया अपनी मॉम को कहने लगी मैं आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाती हूँ जिस तरह हर माँ अपने बच्चों को सुनाती है। उसकी मॉम उसको रोकते हुए कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम नीचे जाओ अपने बेड पर, मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। जिया खुद से धीमी आवाज में कहने लगी ये आप कैसी डॉटर हो। सुबह जिया की मॉम उसको जगाते हुए कहती है मॉम उठ जाओ, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ये कैसी मदर हो तुम, तुम्हारे बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया और तुम आराम से लेटी हुई हो। जिया नींद भरी आवाज में कहती है मॉम मुझे सोने दे, आप तो इतने अचानक से कैरेक्टर में आ गई। जिसपे जिया की मॉम कहती है तो ठीक है चलो फिर मेरे साथ वापस। ये सुनते ही जिया जल्दी से आंखें खोलते हुए उठ जाती है, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जिया अपनी मॉम के लिए टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाती है। उसकी मॉम देखते हुए कहती है ये क्या है, क्या तुम मेरे लिए कुछ हेल्दी नहीं बना सकती थी, मुझे ये डाइट मील खाना पड़ेगा। खुद सोचो जरा, मैंने तुम्हें ऐसे पाला था। जिया कहने लगी मॉम ये न्यूट्रिशियस फूड है और आप तो मुझे लंच में ब्रेड दिया करती थी जिसको सोच के मुझे अभी भी वॉमिटिंग आती है। वो दोनों ऐसे ही लड़ने में मसरूफ थी। इसका फायदा उठाते हुए फान ने वो ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर दिया। नेक्स्ट सीन में जिया डिशेज वॉश कर रही थी। उसकी मॉम उसको कहने लगी कम से कम अपने स्लीव्स तो ऊपर कर लो, तुम ऐसा गंदा काम करोगी, हटो तुम यहाँ से, मैं खुद ही कर लेती हूँ, इससे बेहतर है। जिया कह रही थी मॉम इस वक्त मैं आपकी मदर हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ दें। उसकी मॉम जवाब देते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा गंदा काम नहीं पसंद। गाइस इस वक्त जिया की मॉम का बिहेवियर तो मुझे बिल्कुल अपनी मॉम की तरह लग रहा है। खैर हम चलते हैं कहानी की तरफ। इसके बाद जिया अपनी मॉम को मिस्टर यान के पास ले गई थी। पिछली बार के लिए माफी मांगती है और कहने लगी मैं चाहती हूँ कि जो आपने मुझे सिखाया है वो आप मेरी मॉम को भी सिखाएं। जिसपे ग्रैंडपा यान कहने लगे अगर तुम्हारी मॉम सीखना चाहती है तो मुझे सिखाने पे कोई इतराज नहीं। जिया हंसते हुए कहती है ये जरूर सीखना चाहेगी क्योंकि अब मैं इसकी मदर हूँ। फिर अपनी मॉम के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है दिल लगा के काम करना, मैं तुम्हें जल्दी ही लेने वापस आ जाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है। जिया रेस्टोरेंट आकर मिस्टर ली से कहती है अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। जिसपे मिस्टर ली कहने लगा इस वक्त मुझे मदद की जरूरत तो नहीं है लेकिन मुझे एक एम्प्लॉय की जरूरत है। जैसा कि तुम्हें पता ही है रेस्टोरेंट को संभालने वाला मैं अकेला हूँ और ये सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही इसको एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है इसको पढ़ लो अगर तुम एग्री हुई। दूसरी तरफ से फान गुस्से में कहने लगा तुम तो मेरी एम्प्लॉय हो, तुम इसकी एम्प्लॉय कैसे बन सकती हो, हम एक लॉ में बंधे हुए हैं, लेबर लॉ, तुम जानती हो मैं तुम्हें केस कर सकता हूँ। जिया बोली अच्छा तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। इसके साथ ही उसको याद कराती है कि तुमने खुद ही कहा था कि मैं अब तुम्हारी असिस्टेंट नहीं रही, यहाँ तक कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी पाड़ दिया था। फिर फान से अपना एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट छीनते हुए मिस्टर ली से कहने लगी मैं एग्री हूँ, बल्कि मैं अभी से आपके साथ काम शुरू कर देना चाहती हूँ। मिस्टर ली कहता है तुम्हें एक दफा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए और मुझे यहाँ पे काम की जरूरत नहीं है बल्कि मुझे अपने रेस्टोरेंट में एम्प्लॉय चाहिए। जिया कार नजरों से घूरते हुए फान को टकरा के वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जिया की मॉम के लिए मिस्टर यन के साथ काम करना काफी मुश्किल हो रहा था। मिस्टर यन को जीनो की कॉल आती है जिसपे जिया की मॉम पूछने लगी ये आपकी क्या लगती है। जिसपे मिस्टर यन बोला जीनो मेरी ग्रैंड चाइल्ड है जो कि शहर में अकेली रहती है। जिया की मॉम कहने लगी अकेला रहना किसी लड़की
लड़की के लिए काफी मुश्किल होता है। मेरी बेटी ने भी काफी मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी उसने मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। यकीनन आप भी उसके बारे में वरीड रहते होंगे। जिसपे वो कहने लगा, जिनो अब 18+ है, मैं जानता हूँ वो खुद को संभाल लेगी, मुझे उसके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं। यहाँ जिया रेस्टोरेंट में वेटर की सर्वेंट दे रही थी। फान भी वहीं बैठा उसको देख रहा था, लेकिन बेचारा अब वो उसको कुछ कह भी नहीं सकता। फान उसको गिराने के लिए अपनी टांग आगे करता है, लेकिन मिस जिया ने खुद को बचा लिया था। बात बदलने के लिए फान पूछने लगा, तुम कहीं जा रही हो क्या? मिस जिया स्माइली फेस के साथ कहने लगी, मैं एक प्रोफेशनल लेडी हूँ, अब मुझे अपनी डॉटर के लिए लंच बॉक्स लेकर जाना है। फिर वो अपनी मॉम के लिए लंच बॉक्स लेकर जाती है। वो पहले से ही उसका वेट कर रही थी। जिया पूछती है, आपका आज दिन कैसा रहा? आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। उसकी मॉम को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगी, मुझे भूख नहीं लगी और मैं कल से यहाँ काम करने के लिए नहीं आऊंगी। फिर वहाँ से जाते हुए ग्रैंडपा यन को गुड बाय ओल्ड मैन कहकर चली गई। दूसरी सुबह मिस जिया अपनी मॉम को खुद ही उठा रही थी। उसके हाथ में टूथब्रश और टॉवल पकड़ाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, अच्छे से कर लेना। इस बार मिस जिया अपनी मॉम को मैडम वैन के पास ले गई थी, जो कि डांस सिखाती है। मैडम वैन को कहती है, मैं आज अपनी मॉम को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, इनका ख्याल रखना प्लीज, मैं जल्दी ही वापस लेने आ जाऊंगी। अपनी मॉम को समझाते हुए कहती है, आप कर सकती हो, बिल्कुल ही अपनी दूसरी बहनों की तरह, कोई शरारत नहीं करना, मैं जल्दी ही आपको लेने आ जाऊंगी। दूसरी तरफ जिया मिस्टर ली की हेल्प करवा रही थी। फान वहीं गुस्से से बैठा हुआ था, लेकिन बेचारा अब कर भी क्या सकता है। उन दोनों ने कपकेक्स बनाए थे। मिस्टर ली फान को आ करने के लिए कहता है। जैसे ही उसने मुंह खोला, मिस्टर ली ने उसके मुंह में केक दे दिया। मिस्टर ली पूछता है, तुम्हें अच्छा लगा केक? जिसपे वो कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर ली उसके हाथ पे प्लेट पकड़ाते हुए चला गया, क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर फान जानबूझकर कह रहा है। सीन जिया की मॉम पर आता है, जो कि डांस सीख रही थी। मैडम वैन लंच के लिए ब्रेक देती है, लेकिन अभी तक मिस जिया लंच लेकर नहीं पहुंची थी। मैडम वैन कहने लगी, चलो तुम्हें मैं अपने साथ एक दावत पे लेकर जाती हूँ। जिया की मॉम जैसे ही देखती है कि ये किसी फ्यूनरल की दावत है, वो वहाँ से वापस जाने लगी, लेकिन मैडम वैन ने किसी भी तरह उसको रोक लिया। खाने के टेबल पे कहने लगी, वो डेड बॉडी देखो, वो लीना की मॉम है। जब तक वो जिंदा थी वो तब भी लीना की मॉम थी, और अब मरने के बाद भी वो लीना की मॉम ही कहलाएगी। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जिसमें आप अपनी पहचान ही ना बना सको। मैडम वैन ये सब जिया की मॉम को समझाने के लिए कह रही थी कि उसको अपनी बेटी के लिए इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। बातों ही बातों में उन दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, और वापस आते हुए सिली एक्ट्स करते हैं। यहाँ जिया अपनी मॉम के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ से फान पाँव से ही स्कूटी चलाते हुए आ रहा था। जिया कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें राइड करनी नहीं आती तो तुम स्कूटी लेकर ही क्यों आए? फान स्माइल करते हुए कहता है, राइड करनी मुझे नहीं आती, तुम्हें तो आती है ना। फान स्कूटी जिया के लिए लेकर आया था ताकि उसको इतना लंबा रास्ता पैदल ना चलना पड़े। फिर जिया स्कूटी पे ही अपने मॉम को लेने के लिए आ गई थी। उसकी मॉम का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। वो उसके साथ स्कूटी पे बैठने के लिए मना करती है और पैदल ही चलने लगी। जिया सारे रास्ते उनसे पूछने लगी, आखिर आपको हुआ क्या है, मुझे बताए तो। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी नहीं बताती, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट पहुंचकर भी वो खुद को रूम में लॉक कर देती है। जिया अपनी मॉम के लिए काफी परेशान हो गई थी। वो कंटिन्यूसली डोर नॉक करती है, लेकिन उसकी मॉम दरवाजा नहीं खोलती। यहाँ ग्रैंडपा यन उसकी मॉम के लिए आई साइड ग्लासेस लेकर आते हैं, और जिया से कहने लगा, ये मैं तुम्हारी मॉम के लिए लेकर आया हूँ। उस दिन तुम्हारी मॉम की आंखों से काफी आंसू आ रहे थे, मैं समझ सकता हूँ। जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी नजर पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये मेरी पुरानी ग्लासेस है, हो सकता है ये उनकी आईज को सूट करे। ये कहते ही ग्रैंडपा यान वहाँ से चले गए। जिया की मॉम डोर ओपन करके मैडम वैन की स्वेटर जिया को पकड़ाती है और कहने लगी, ये उनको वापस दे दो, और साथ ही उनको मेरी तरफ से थैंक यू भी बोलना। जिया उदासी से स्वेटर लेकर मैडम वैन के पास आती है और उनसे पूछने लगी, पता नहीं मेरी मॉम को क्या हो गया है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैडम वैन उसको समझाते हुए कहने लगी, बुढ़ापे के साथ साथ बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जब तुम अपनी मॉम की एज में आओगी तो तुम भी समझ जाओगी। तुम उसके लिए परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। मिस जिया की आंखों से आंसू आने लगे। वो उनको स्वेटर वापस करके वहाँ से चली गई। यहाँ जिया की मॉम वापस जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही थी। जिया से कहने लगी, तुम एक अच्छी माँ साबित हुई, मुझे अब तुम्हारे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपनी लाइफ पे फोकस करूंगी। आखिरकार जिया की मॉम ग्रैंडपा यन और मैडम वैन की बातों से जान ही गई कि हर एक की अपनी जिंदगी होती है और वो उसको अपनी ही तरह से जीना चाहता है। फिर वो जिया से कहती है, क्या तुम मुझे बेड टाइम की स्टोरी नहीं सुनाओगी? जिया उसको हक करती है और फिर बेड टाइम की स्टोरी सुनाने लगी। सुबह होते ही जिया, फान और मिस्टर ली उनको छोड़ने के लिए बस स्टेशन आते हैं। फान तो उनके गले ऐसे लगा हुआ था जैसे वो जिया की नहीं बल्कि उसकी मॉम हो। साथ ही वो कह रहा था, मुझसे प्रॉमिस करे, आप मुझसे मिलने आया करेंगी। जिसपे वो कहने लगी, हाँ मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ तो दो, मेरी जान लोगे क्या? फिर वो जिया से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और अपना ख्याल रख सकती हो,
लेकिन फान अभी तक भी छोटा बच्चा है, तुम इसका ख्याल रखना। स्माइल करते हुए वो हाथ के इशारे से कहने लगी, ये थोड़ा सटका हुआ है। जिस पे जिया कहने लगी, मॉम आप फिक्र ही ना करें। उसके बाद जिया की मॉम बस में बैठ गई थी। जिया उनको जाता हुआ देखकर काफी सैड लग रही है। फान किसी छोटे बच्चे की तरह बस के पीछे भागते हुए उनको गुड बाय करता है। साथ ही कह रहा था, मॉम मुझसे वापस मिलने जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जिया की मॉम के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने साथ ही धीमी आवाज में उसको बाय करती है। यहाँ मिस्टर ली जिया को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़ के गई है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ काम करे। फान भी फौरन से पूछने लगा, मॉम मेरे लिए क्या छोड़ कर गई है? मिस्टर ली हंसते हुए कहने लगा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ के गई। जिया भी उस पे हंसते हुए कहने लगी, तुम्हें याद दिलाती चलूं, वो तुम्हारी मॉम नहीं मेरी मॉम है। फिर वो तीनों ही रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है।